चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले जो ये शब्द लिखा है अभिक्रिया, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। अभिक्रिया, जैसे कि आप देखे होंगे कि व्यक्ति को पान खाते हुए, तो व्यक्ति को पान खाते हुए देखे हैं तो देखते हैं कि पान में उसमें कथक और सब चीज़ डाला रहता है, लेकिन पान तब तक लाल नहीं होगा जब तक कथक के साथ चूना नहीं मिल जाएगा। तो जैसे ही व्यक्ति पान के साथ चूना खाता है तो पान का रंग लाल हो जाता है। तो लाल क्यों हुआ? क्योंकि कथक एवं चूना आपस में अभिक्रिया किया। ठीक है, समझे? चलिए देखते हैं। अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। अभिक्रिया अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। एक होता है रासायनिक, एक रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा होता है आपका भौतिक। चलिए समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और भौतिक अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले भौतिक को समझते हैं। भौतिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, लेकिन पुनः अपने उसी रूप में दोबारा आ जाता है। उसी को बोलते हैं भौतिक। जैसे शब्दों के संगठन लेकर बोलेंगे तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए, लेकिन पुनः अपने मूल रूप में वो वापस आ जाए, वो होता है भौतिक। जैसे कि आप देखते हैं कि आपको बोला जाएगा कि आपको पानी से बर्फ बनाना है। पानी से बोल दिया जाएगा कि आप पानी से बर्फ बनाइए, तो आप बना सकते हैं कि नहीं? आप बना सकते हैं। पानी को आप ठंडा कीजिएगा तो बर्फ बन जाएगा। पानी को ठंडा कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? वो पानी को ठंडा कीजिएगा तो वो बर्फ बन जाएगा। पानी को ठंडा किए तो वो बर्फ बन जाएगा। फिर आपसे बोलेंगे कि बर्फ से पानी बना दीजिएगा, तो आप बोलिएगा हाँ, बर्फ से भी पानी बन सकता है। बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो वो पानी के रूप में बदल जाएगा। यानी कि ये देखिए, ये पानी था, ये अपना रूप में था, लेकिन इस फिर बर्फ में बदल गया, यानी दूसरे रूप में बदल गया। और फिर ये इसको चाहेगा दूसरे रूप से फिर इस रूप में लाना है, तो यानी बर्फ को फिर गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो फिर पानी में बदल जाएगा। यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है और पुनः अपने मूल रूप में वापस आ जा रहा है। यही होता है आपका भौतिक अभिक्रिया। बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पानी में बदल जाएगा। उसी तरह होता है आपका पानी से वाष्प। वाष्प आप समझते हैं? वाष्प मतलब होता है भाप। जैसे कि आप पानी को ज़्यादा गर्म कीजिएगा तो वो भाप के रूप में ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो वही जो जो ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, जो पानी ऊपर उड़ रहे हैं ना, धुएं के रूप में, तो वही आपका भाप होता है। तो पानी को भाप, अगर हम चाहेंगे कि पानी को वाष्प में जो बदल गया, ये वाष्प से पानी में बदल दे तो ये बदल सकते हैं। फिर वाष्प अगर ये ठंडा होगा, वाष्प अगर ये ठंडा होगा तो फिर ये पानी बन जाएगा। पानी को गर्म किए तो ये वाष्प बना, फिर वाष्प को ठंडा करेंगे तो ये पानी में बदल जाएगा। अपने जीवन में देखा होगा कि जब भी आप
जैसे कि कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें आप पानी को गर्म कीजिए, तो आप देखिएगा कि धुआं धुआं जैसा भाप उड़ रहा है, तो वही है आपका वाष्प। तो अगर आपने हथेली को आप जहाँ धुआं जैसा उड़ रहा है वहाँ इसे रखिएगा, तो वो आपके हथेली पर वो धुआं धुआं आकर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आपका यहाँ का टेम्परेचर जहाँ से पानी गर्म हो रहा है यहाँ ठंडा है, इसीलिए ये ठंडा यहाँ है, तो वो भाप जो है ना तो पानी में बदल जाता है, इसीलिए आपका हाथ चिपचिपा लगने लगेगा, इसीलिए हाथ आपका चिपचिपा न लगने लगता है। ये तो समझ गए। पानी को गर्म किए तो वाष्प, वाष्प को ठंडा करेंगे तो पानी। चलिए, इसके विपरीत होता है आपका ये रासायनिक अभिक्रिया। इसके विपरीत रासायनिक अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, लेकिन पुनः वो अपने रूप में नहीं आता है। जैसे में देखिए, कागज कागज को आप जला दीजिए, कागज को आप जला दीजिए और फिर बोलेंगे कि जो कागज जल गया फिर उसे वापस आप कागज बना दीजिए, तो आप बना पाइएगा? आप नहीं बना पाइएगा। यानी कि कागज का जलना, यानी कागज जब जला तो वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया, लेकिन वह फिर वो जो जल के जो राख बन गया, फिर चाहेंगे कि उसे कागज बना दे तो वो बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसीलिए कागज का जलना ये क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया में आ जाएगा कागज का जलना। उसी तरह देखते हैं, आगे लिखते रहेंगे और उदाहरण समझते रहेंगे। कागज का जलना। और देखते हैं आपका भोजन का पचना। भोजन का पचना। मान लीजिए कि आपने भोजन खाया, दाल चावल सब्जी आपने खा लिया और उसे पचा लिया, फिर वो बोलेंगे कि जो आपका पचा हुआ भोजन है फिर वो दाल भात सब्जी बन जाए, तो वो बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया, तो फिर वो अपने रूप में आया, फिर दाल भात दाल चावल सब्जी जो खाए थे तो वो अपने रूप में आया? नहीं आया। उसी प्रकार आपका हो जाएगा दूध से दही का बनना। दूध से दही बनना। दूध से दही बनना। जब हम देखते हैं कि दूध से दही बन जाता है, लेकिन हम चाहेंगे कि फिर उसे दही से दूध बना दे, तो वो बन सकता है? नहीं बनेगा। तो ये भी क्या हुआ? आपका रासायनिक अभिक्रिया हुआ। इसी तरह आपका हो जाएगा लोहे में जंग लगना। इसी तरह इसमें एक और उदाहरण हो जाएगा। उदाहरण आप बहुत सारे लिख सकते हैं। लोहे में जंग लगना। जंग लगना आप समझते हैं? जो बोलते हैं ना कि लोहे में मूर्छा लग गया, उसी को बोलते हैं लोहे में जंग लगना। अगर लोहे में जंग लग जाएगा तो वो लोहा खराब हो जाता है, फिर वो लोहा के रूप में नहीं होता है। तो ये भी आपका कौन हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इसी तरह आगे देखिए, आपका और एक इम्पोर्टेंट है ये श्वसन। श्वसन भी आपका ये रासायनिक अभिक्रिया होता है। श्वसन रासायनिक अभिक्रिया होता है। सबसे पहले ये समझिए श्वसन होता क्या है। देखिए श्वसन होता क्या है, जो सांस ले रहे हैं ना तो उसी को श्वसन बोलते हैं, लेकिन ये श्वसन से इसमें कितना क्रिया होती है देखिए। जैसे कि जो हम भोजन खाते हैं उसको बोलते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है C6H12O6, ठीक है। और जो हम सांस लेते हैं प्लस में ऑक्सीजन, तो ये इसको तोड़ देता है CO2 में प्लस H2O में प्लस ऊर्जा में। तो ये हमारा जो भोजन करते हैं वो ये ग्लूकोज का फॉर्म होता है C6H12O6, और प्लस में हम जो सांस लिए यानी ऑक्सीजन लिए, तो ये टूट जाता है CO2 में H2O में ऊर्जा, तब ऊर्जा बनता है। तो देखिए
आपने जब ये लिया, ये सांस में लिया ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ देखिए फिर ये टूटने के बाद यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो नाक द्वारा हम छोड़ते हैं, जो नाक से हमारी जो छोड़ते हैं सांस, ये CO2 के रूप में आता है। लिए थे क्या ऑक्सीजन, लेकिन छोड़ क्या रहे हैं CO2। आप बोलेंगे कि CO2 को आप ऑक्सीजन बना दीजिएगा, तो नहीं बनेगा। इसीलिए श्वसन भी क्या हुआ, आपका रासायनिक अभिक्रिया हुआ। एक बात इसमें एक चीज़ नोट में लिख लीजिएगा। नोट में आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। जैसे मोमबत्ती का जलना, ये कौन अभिक्रिया है? मोमबत्ती का जलना ये कौन अभिक्रिया है? तो मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक अभिक्रिया है, और मोमबत्ती का पिघलना ये आपका भौतिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती जब जल जाता है, मोमबत्ती जब जलेगा तो वो उड़ जाता है, यानी कि वो फिर वापस नहीं आएगा। लेकिन जब मोमबत्ती पिघलेगा, तो मान लीजिए कि ये मोमबत्ती ऐसे है, इसको गर्म कर दिए, गर्म करेंगे, मान लीजिए ये गर्म किए तो ये ऐसे पिघल जाएगा, फिर ऐसे मोम सब पिघल जाएगा, फिर तो इसे मोमबत्ती बना ही सकते हैं। ठीक है, तो मोमबत्ती का पिघलना आपका ये भौतिक हुआ है, इसमें हो जाएगा मोमबत्ती का जलना, ये रासायनिक हुआ है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने कॉपी में कहीं नोट में लिख लीजिए कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया होता है, तथा मोमबत्ती का पिघलना ये भौतिक अभिक्रिया होता है। समझ में आया? स्टॉप हो रहा। चलिए, अब आप लोग भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया समझ लिए। अब हम इसका परिभाषा देखते हैं। भौतिक, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, जिसमें कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए, लेकिन पुनः अपने मूल रूप में वापस आ सके। जैसे आपको अभी बताया ना कि जैसे कि पानी से बर्फ बना, और फिर हम बर्फ से चाहेंगे तो पानी बन जाएगा, यानी कि पानी से बर्फ, तो पानी से जब बर्फ बन रहा है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जा रहा है, लेकिन पुनः अपने मूल रूप में वापस आ सके। यानी कि फिर बर्फ से हम चाहेंगे कि फिर पानी बना दें, तो फिर भी वो फिर पानी बन जाएगा। वो अपने मूल रूप में जो पहले जैसे पानी था तो पानी हो गया, पानी से बर्फ बना, फिर बर्फ से पानी बना। ये समझ में आया परिभाषा? उसी तरह आपका लिखेंगे रासायनिक का। रासायनिक वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ
वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दूसरे भिन्न गुण वाले नए पदार्थ में बदल जाए, लेकिन पुनः अपने मूल रूप में नहीं आ सके। बताया था ना इसमें कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा, लेकिन फिर वो अपने दूसरे रूप से अपने मूल रूप में वो वापस नहीं आ सकता है। तो वैसी अभिक्रिया आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बताया ना दूध से दही बनना, तो दूध से दही बन गया, लेकिन हम चाहेंगे कि दही से फिर दूध बना दे, तो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और ये लिखेंगे जिसमें कोई पदार्थ दूसरे भिन्न गुण वाले नए पदार्थ में बदल जाए, यानी कि जब दूध से दही बना तो दही का तो पूरा गुण ही चेंज हो गया ना। दूध का गुण कैसा होता है, या तो दूध आपको मीठा लगेगा ना तो सादा लगेगा, लेकिन दही ये आपको खट्टा लगता है। वैसे ही कागज़ का जलना, जब कागज़ था तो वो हमारे लिखने के काम में आ रहा था, या कोई और काम ले सकते हैं, लेकिन जो जब जल जाएगा तो वो फिर कागज़ का जो काम कागज़ का था अब वो है जलने के बाद नहीं है। ठीक है, आप लोग इसका हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे हमने यहाँ लिखा H2, हमने लिखा H2 प्लस O2, ये अभिक्रिया करके H2O यानी जल बनाता है। ये आपका क्या है, ये हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ये क्या है, ऑक्सीजन। और ये मिलकर क्या बना रहा है, तो ये मिलकर जल बना रहा है। तो ये जो हमने लिखा है ना हिंदी में, ये जो हमने हिंदी में लिखा है इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और ये जो हाइड्रोजन का संकेत H, ऑक्सीजन का संकेत O, यानी ये जो इसके संकेत से जो ये लिखे हैं संकेत एवं सूत्र से, तो इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। और ये है रासायनिक अभिक्रिया। अब चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। इसी तरह आपका हो जाएगा ये मिलकर बनाता है HCl। ये क्या है, ये भी आपका हाइड्रोजन है। ये भी आपका क्या है, हाइड्रोजन है। और ये आपका क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। और ये आपको क्या बना रहा है, तो ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये मिलके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक
क्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हो गया। और इसी प्रकार एक होता है KClO3, इसको गर्म करते हैं, तो ये गर्म करेंगे तो ये आपका बदल जाएगा KCl प्लस ऑक्सीजन में। ये आपका क्या है, ये पोटेशियम क्लोरेट है। ये आपका क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किए हैं तो ये आपका बदल जा रहा है पोटेशियम क्लोराइड में। किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में। और ये आपका है ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसको भी गर्म करते हैं, तो ये आपका बदल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये दो मिलके एक बना रहा है, और यहाँ देखिए यहाँ एक है लेकिन ये गर्म करके ये दो में टूटा हुआ है, और यहाँ भी देखिए दो है और ये अभिक्रिया करके एक बनाया है, और यहाँ देखिए अकेले है, इसको गर्म किए हैं तो ये दो बनाया है। यानी तो यानी हम इसका इससे परिभाषा क्या लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का, बताइए। हम लिख सकते हैं जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए लिख रहे हैं और आपको समझाते चलेंगे। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, यहाँ देखिए अकेले है और यहाँ दो ठो है, यानी कि अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। यहाँ देखिए यहाँ दो ठो मिलके एक ठो बना रहा है, लेकिन यहाँ एक ठो यहाँ दो ठो बन रहा है, यानी एक ठो गर्म किए हैं तो यहाँ दो ठो बन रहा है। तो ये जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, ये अकेले है या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, ये दोनों मिल गया है, ठीक है, के साथ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। देखिए यहाँ एक ठो पदार्थ बना है और नहीं तो यहाँ एक से अधिक पदार्थ बना है, तो वही लिखे हैं एक या एक से
अधिक पदार्थ का निर्माण करता है वैसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये समझ गए? इसी को समझ के ये परिभाषा लिखना है, ठीक है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब तो इतना आप समझ गए। रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक यहाँ आप और दो शब्द जोड़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। एक या एक से अधिक भिन्न 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 गुण वाले भिन्न गुण वाले भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है वैसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये देख लीजिएगा। चलिए, इसके आगे अब हमको समझना है अभिकारक एवं प्रतिफल। चलिए, अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, हम देखते हैं। जैसे मैंने बताया था, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बना रहा था, ये जल बना रहा था, ठीक है। तो देखिए, और भी था, ये हाइड्रोजन, यह क्लोरीन, ये मिलकर क्या बना रहा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो मैंने सब बताया है अभी आपको। और यहाँ और एक चीज बताएं, CaCO3 मैंने इसको गर्म किया तो ये बदला CaO प्लस में ऑक्सीजन में, ये यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन बना। उसी तरह एक और था KClO3 को भी गर्म किए तो ये आपका बदला KCl में यानी पोटेशियम क्लोराइड में, और ये आपका बदल जाएगा, ओहो, यहाँ आपका हो जाएगा CO2 बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ होगा CO2। और ये आपका KClO3 गर्म करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड और ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब देखिए, अभिकारक उसको बोलते हैं, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक बोलते हैं। तो अभिक्रिया में ये भाग कौन ले रहा है, ये जल कैसे बना है, ये दोनों अभिक्रिया आपस में किए तब ना ये जल बना। तो अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, ये और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसी दोनों को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। इसी को हम लोग बोल देंगे अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक। और अभिक्रिया का फल स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल बोलते हैं। तो इन दोनों का अभिक्रिया का फल स्वरूप कौन पदार्थ बना है, तो ये जल बना है। तो ये जल हो गया ना, ये जो जल हो गया ये आपका हो गया ये प्रतिफल। ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्रतिफल हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी देखिए, इसमें भी अभिक्रिया में कौन भाग लिया है, तो आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन एवं क्लोरीन लिया है। तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जो है ना, इसको बोल देंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। हाइड्रोजन एवं क्लोरीन को क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक बोलते हैं। तो अभिक्रिया में कौन भाग लिया है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, यही दोनों ने अभिक्रिया किया है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। तो अभिक्रिया में भाग कौन लिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना है, ये आपका हो जाएगा
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसको बोल देंगे प्रतिफल। क्या बोल देंगे? प्रतिफल। प्रतिफल। सिंपल सा एक उदाहरण देख लीजिए, ऐसे ही बता रहे उदाहरण। आप जब भी कोई प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो जब भाग लिए तो आप अभिकारक कहलाए, लेकिन भाग लेने के बाद आप जीत गए, भाग लेने के बाद आप जीत गए तो आपको फल मिलता है। फल के रूप में क्या मिलता है? इनाम मिलता है। तो वही ऐसे ही याद रखिएगा कि वो क्या इनाम जो है वो प्रतिफल होता है। आज जब आप भाग लिए थे तो आप अभिकारक थे, और जब जीत गए भाग लेके प्रतियोगिता में तो आपको फल मिला, यानी इनाम मिला, फल के रूप में इनाम मिला, तो वो आपका हो जाएगा प्रतिफल। उसी प्रकार देखिए इसमें भी देखो, ये जो है ना, ये किसको गर्म कर रहा है? इसी को ना गर्म कर रहे हैं, तो अभिक्रिया तो यही ना होगा, तो इसको अभिक्रिया में तो यही ना भाग लेगा, तो अभिकारक होगा। ये क्या होगा? अभिकारक। और फिर गर्म करे तो ये बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रतिफल। प्रतिफल। उसी प्रकार ये भी आपका हो जाएगा। इसमें कौन अभिकारक होगा? तो ये अभिकारक हो जाएगा, अभिकारक। ये आपका अभिकारक हो जाएगा। और यहाँ अभिक्रिया हुआ, गर्म किए, तो यहाँ क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रतिफल। क्या हो जाएगा? प्रतिफल। ऐसे भी देखिए सिंपल सा तरीका अभिकारक एवं प्रतिफल समझने का। तीर के चिन्ह के बाईं ओर, तीर के चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक होता है तथा तीर के चिन्ह के दाहिने ओर प्रतिफल होता है। तीर के चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक, तीर के चिन्ह के दाहिने ओर अभिकार प्रतिफल। तो इसमें भी देखिए तीर के चिन्ह के बाईं ओर कौन है? ये है, तो ये आपका अभिकारक हो जाएगा। और तीर के चिन्ह के दाहिने ओर क्या होता है? प्रतिफल। तो ये आपका दाहिने ओर कौन है? ये है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिफल। तीर के चिन्ह के बाएं ओर कौन है? ये है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। तीर चिन्ह के दाहिने ओर, तीर चिन्ह के दाहिने ओर कौन है? ये है, तो ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये प्रतिफल हो जाएगा। उसी तरह भी तीर के चिन्ह के बाईं ओर ये है, तो ये आपका अभिकारक हो जाएगा। और तीर के चिन्ह के दाहिने ओर कौन है? ये है, तो ये आपका प्रतिफल हो जाएगा। समझ में आया? आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके आगे अभिकारक एवं प्रतिफल का परिभाषा लिखेंगे। चलिए, अभिकारक और प्रतिफल तो आप समझ गए। अब जो समझे अब उसे केवल लिख लेते हैं। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाता है। अभिकारक कहलाता है। ये आपका अभिकारक हो गया। और यहाँ समझ लीजिए प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। ये अभिकारक हो गया और ये प्रतिफल हो गया। और एक चीज आपको बताना था, जैसे ये लिखे थे ना, ये आप चर्चा किए थे। और एक चीज का परिभाषा लिखवाना था, रासायनिक समीकरण का। रासायनिक
समीकरण का, रासायनिक समीकरण। अभी आपको बताया ना पिछले वाले में, पीछे आपको बताया कि यहाँ ये है आपका हाइड्रोजन और ये है आपका ऑक्सीजन। ये अभिक्रिया करके बनाता है जल H2O। तो ये जो लिख रहे हैं H, ये हाइड्रोजन और ये जो है प्लस में ऑक्सीजन और ये जो मिलकर जल बन रहा है। तो ये जो हिंदी में लिखे हैं ना, ये जो हिंदी में लिखे हैं इसी को बोल देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और जो इसके संकेत एवं सूत्रों से लिखते हैं ना, इसको हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H और ऑक्सीजन का O। तो जिसका संकेत एवं सूत्र से जिसको लिखते हैं, ये जैसे हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O और ये जल का सूत्र H2। तो जो संकेत एवं सूत्रों से लिखते हैं ना, तो ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। ये क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो इसी से इसका परिभाषा हो जाएगा। परिभाषा में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त यानी छोटा, संक्षिप्त निरूपण यानी छोटा रूप लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक अभिक्रिया का नहीं ये छोटा रूप लिखे हैं, यानी संकेत लिखे हैं इन दोनों का। तो उसी तरह देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त निरूपण। ये संक्षिप्त निरूपण मतलब समझते हैं? संक्षिप्त निरूपण मतलब छोटा रूप, छोटा रूप लिखना। संक्षिप्त निरूपण, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण यानी छोटा रूप लिखना है, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये समझ में आया? इसी तरह आपको बताए होंगे कि ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है और बनाता है ये HCl। तो ये हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। तो यानी उसी का ना ये सब छोटा रूप लिखे हैं। तो इसी का वही लिख दिए। रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण यानी छोटा रूप लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो इसे नोट कर लीजिए। एक मिनट, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका है रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप घटने वाले घटना या विशेषता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या क्या चीज होगा तो हम बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो देखिए, पहला
पहला है गैसों का बनना, गैसों का बनना। दूसरा है अवस्था परिवर्तन, अगर किसी चीज का अवस्था में परिवर्तन हो गया तो समझ जाएंगे कि अभिक्रिया हुआ है। तीसरा है आपका रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चौथा आपका है ताप में परिवर्तन। तो ताप ये आपका घटेगा या बढ़ेगा? ताप बढ़ेगा और या तो ताप घटेगा, यही ना होगा। चलिए, और ये आपका पांचवा हो जाएगा अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। ये हम बारी बारी से इसके बारे में, सबके बारे में समझते हैं। ये पांचों में से कोई भी एक चीज हो तो हम बोल देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, पहले देखते हैं गैसों का बनना। जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपस में अभिक्रिया करके ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन यहाँ क्या बना है, गैसों का बना है। यहाँ क्या बताया कि अगर गैस बन गया तो समझ जाएंगे कि अभिक्रिया हुआ है। Zn प्लस HCl मिल के बनाया ZnCl2 प्लस H2, यानी H2 यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, ये गैस है। ये तीर के चिन्ह ऊपर में ये दिखाता है कि ये गैस है, तो यानी कि यहाँ गैस बना। तो ये गैस बना तो ये क्या समझेंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। और दूसरा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन देखेंगे, यहाँ देखिए H2 प्लस O2, ये मिलकर आपको बना रहा था H2O, ठीक है। ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है जल, यानी कि ये देखिए तो ये दोनों गैस हैं, ये दोनों गैस हैं, लेकिन ये जब अभिक्रिया करके ये जल बना दे रहा है। यानी कि जल किस रूप में है, ये द्रव अवस्था में है। तो यानी कि ये देखिए दोनों गैस था और ये दोनों गैस मिलकर क्या बना दिया, द्रव बना दिया, यानी अवस्था परिवर्तन चेंज कर दिया, अवस्था चेंज कर दिया कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। और ये है रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन आप ऐसे भी, लोग पान खाते हैं तो देखे होंगे कि पान के रंग में परिवर्तन, पान के रंग में परिवर्तन, ये पान के रंग में परिवर्तन होता है। ये पान के रंग में परिवर्तन कैसे होता है, तो यहाँ कथक प्लस चूना ये आपस में अभिक्रिया कर लेता है, तो ये पान के रंग में परिवर्तन हो जाता है। और नहीं तो आप पोटेशियम परमैंगनेट पर आप नींबू का रस डालिए, KMnO4 पर आप नींबू का रस डालिए, तो आप देखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग उड़ जाता है। तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि KMnO4 पर नींबू का रस डालने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग उड़ जाता है। ठीक है, KMnO4 पर नींबू का रस डालने पर रंग
आप समझ लीजिएगा रंग उड़ जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार और ये होता है कि ताप में परिवर्तन, तो ताप घटेगा या तो ताप बढ़ेगा। जब ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ता है तो इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। अगर अभिक्रिया हुआ और ताप घटा तो बोल देंगे कि ऊष्माशोषी। अब आइए समझते हैं कि ताप में परिवर्तन कैसे होता है। तो ताप मान लीजिए बढ़ेगा या तो घटेगा। आप एक काम कीजिएगा कि आप चूना अर्थात पानी को आप मिला दीजिएगा। तो चूना पानी जो मिला है, तो चूना पानी वो टच करेंगे पानी को, चूने वाले पानी को, तो पहले के मुकाबले आपको वो पानी गर्म लगेगा। गर्म क्यों लगा? क्योंकि वहाँ ताप बढ़ा है। ताप बढ़ा है तभी ना गर्म लग रहा है। इसीलिए वहाँ ताप बढ़ा। ताप बढ़ा तो यानी कि ऊष्माक्षेपी, उसको क्या बोल देंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? चूना प्लस पानी, ठीक है। नहीं तो ताप में परिवर्तन हो गया यानी ताप घटेगा। तो ताप घटेगा यानी ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी क्या होता है? यानी कि ताप वहाँ घटेगा। तो आप एक काम कीजिएगा, जो दुकान पर ग्लूकोज मिलता है और एक गिलास पानी में आप ग्लूकोज को मिलाइए, एक गिलास पानी में ग्लूकोज को मिलाइए, तो आप देखिएगा कि ये जो पानी है पहले के मुकाबले ठंडा हो जाता है। पहले के मुकाबले ठंडा हो जाता है। यानी ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ ताप घटा। ताप घटा ना, तो ताप जब घट गया तो यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुआ। तो वहाँ ताप घटा, ठंडा तभी ना हुआ। तो वहाँ पर ताप में परिवर्तन हुआ ना। तो उसी यहाँ लिख देंगे आपको ग्लूकोज प्लस पानी। ये आपका हो गया। ये समझ गए ताप में परिवर्तन। और एक होता है अवक्षेप का बनना। तो ये समझेंगे कि अवक्षेप होता क्या है। पहले आप ये समझिए कि अवक्षेप होता क्या है। तो आप बता रहे हैं आपको, जैसे पानी में मिट्टी को घोल दीजिए, पानी में मिट्टी को घोल दीजिए, तो आप देखेंगे पानी में मिट्टी को घोल के और कुछ देर रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि मिट्टी नीचे की ओर बैठ जाता है। यानी जो बैठा है ना, वो जो मिट्टी बैठा है उसी को हम अवक्षेप बोल देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? अवक्षेप। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ है NaCl, NaCl प्लस AgNO3 प्लस में AgNO3। तो यहाँ ये अभिक्रिया करके, यहाँ अभिक्रिया करके ये बनाता है NaNO3 और प्लस में AgCl। ये AgCl है ना, यही आपका अवक्षेप है। जो AgCl है ये आपका अवक्षेप है। यानी जिस तरह से पानी में, जिस तरह से पानी मिट्टी के घोल में कुछ देर रख देने पर जैसे मिट्टी बैठ गया है तो उसी मिट्टी को अवक्षेप बोलते हैं। उसी प्रकार ये भी विलयन यानी विलयन से यानी घोल से ये पृथक होकर यानी अलग होकर ये AgCl नीचे बैठ गया है। इसको क्या बोल देते हैं? अवक्षेप। क्या बोल देते हैं? अवक्षेप। इतना समझ में आया? रासायनिक अभिक्रिया कब होगा? जब ये पांचों चीज में से कोई ना कोई एक चीज होगा तो हम बोल देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। है आपका रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। आगे है आपका रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। देखिए ये आपका पहला हुआ।
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। ये देखिए, जैसे आपका ये H2 बताए ना, ये H2 प्लस ये O2 मिलके क्या बना रहा था, H2O। ये तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, ये तो ये क्या है, अभिकारक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। तो वही लिख देंगे हम। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के संकेत एवं सूत्र की सहायता से तीर चिन्ह के किस ओर लिखते हैं, तीर चिन्ह के, ये क्या है, तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। ये देखिए आपका यही ना अभिकारक है। तो अभिकारक को ये हाइड्रोजन का संकेत है H, ऑक्सीजन का ये संकेत है O। तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को अभिकारकों के संकेत एवं सूत्र की सहायता से तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। और ये दूसरा लिख देंगे। दूसरा इसमें है कि अभिकारकों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग होता है। ये प्लस का चिन्ह है ना, इसी को बोलते हैं धन चिन्ह। तो क्या लिखेंगे, अभिकारकों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा में आपका क्या हो जाएगा, तीसरा में आपका हो जाएगा कि प्रतिफलों को, ये आपका प्रतिफल है ना, तो प्रतिफलों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। प्रतिफलों को कहाँ लिखते हैं, प्रतिफलों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से, ये क्या है आपका तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं। चौथा में क्या लिखेंगे, तो ये देखिए प्रतिफल में भी धन चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ CaCO3 को गर्म किए थे ना, CaCO3 को यहाँ गर्म किए थे, तो ये आपका बन रहा था ना CaO प्लस CO2। देखिए
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ये अभिकारक और ये प्रतिफल है, तो यहाँ प्रतिफल में भी धन चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये हम लिख देंगे कि प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और क्या क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं एक चीज और लिख सकते हैं कि तीर का ये जो चिन्ह है, ये तीर का चिन्ह है, तो ये देखिए अभिकारक और प्रतिफल को अलग कर रहा है कि नहीं, अलग कर रहा है ना। तो ये लिख देंगे तीर चिन्ह अभिकारकों एवं प्रतिफलों को अलग करता है। और लिख सकते हैं कि तथा यह दिखलाता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। ये भी तो हो जाएगा ना, अलग करता है। तथा यह दिखलाता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। ये तीर चिन्ह हमको बता रहा है ना कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। हाँ, तो वही ये लिख दिए कि प्रतिफलों को तीर चिन्ह अभिकारकों में प्रतिफलों को अलग करता है, तथा यह दिखलाता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। तो ये आपका हुआ रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। इतना बात आपको केवल ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।